प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ, पीजी कॉलेज बीकानेर, एलएलबी फर्स्ट ईयर की क्लास पेपर नंबर 10th, प्रोफेशनल एथिक्स, लॉयर्स अकाउंटेबिलिटी एंड बार बेंच रिलेशन, वृत्तिक आचार, अधिवक्ता की जवाबदेही एवं बार बेंच संबंध, ये हमारा पेपर नंबर 10th है, जिस पर हम निरंतर रूप से अपनी कक्षाएं ले रहे हैं। हमने अपनी पिछली कक्षा में विधिक परिषदें, बार काउंसिल्स के ऊपर चर्चा की थी। एडवोकेट एक्ट 1961 सेक्शन 2D में हमने बात की थी कि विधिक परिषद यानी कि बार काउंसिल से तात्पर्य उन परिषदों से है जिनका गठन इस अधिनियम यानी कि एडवोकेट एक्ट 1961 के अधीन जिनका गठन किया गया है वे होंगी। मुख्य रूप से दो बार काउंसिल्स जो है उनकी चर्चा यहाँ पर की गई थी, हमने पिछली क्लास में शुरुआत कर ली थी। भारतीय विधिक परिषद यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और राज्य विधिक परिषद स्टेट बार काउंसिल। पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया पूरे भारत में एक, जैसे कि नाम से ही विदित है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया भारतीय विधिक परिषद हर एक प्रोफेशन को गवर्न करने की एक बॉडी होती है और वही रूल्स एंड रेगुलेशंस उस प्रोफेशन के लिए बनाती है। तो इस लीगल प्रोफेशन के लिए हमने अपनी क्लास में चर्चा की थी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है जो लीगल प्रोफेशंस के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है और जिसके तहत ही हम इस प्रोफेशन में कार्य करते हैं। भारतीय विधिक परिषद के बाद हर एक राज्य में एक राज्य विधिक परिषद होगी। हमने अपनी क्लास में सबसे पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया की चर्चा शुरू की थी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया पूरे भारतवर्ष में एक संस्था है जो लीगल प्रोफेशन को गवर्न करती है। इस एक्ट में हमने शुरुआत की थी कि इसमें दो प्रकार के सदस्य होंगे, ये हमने पिछली क्लास में देख लिया था। एक्स ऑफिशियो मेंबर, पदेन सदस्य, जिसमें भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और भारत का महासॉलिसिटर जनरल जो होगा, ये दो व्यक्ति जो होंगे वो पदेन सदस्य होंगे। और निर्वाचित सदस्यों में प्रत्येक राज्य की विधिक परिषद जो होगी वह एक मेंबर को निर्वाचित करके भेजेगी। इस बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। इस एक्ट की धारा 4(2) में इस बात की हमने चर्चा की थी और वे इस रीति से निर्वाचित किए जाएंगे जो स्वयं बार काउंसिल ऑफ इंडिया निर्धारित करे। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन दो सदस्यों से मिलकर होता है और दो प्रकार के सदस्य हमने देख लिए, पदेन सदस्य और निर्वाचित सदस्य। जब हम इनके समय की बात करेंगे कि कितने समय के लिए अपने पद पर, ये भी हमने पिछली क्लास में देखा था। तो जो पदेन सदस्य होंगे यानी कि एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे वे तब तक बने रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी पद को धारण नहीं कर लेता। समझने के लिए आप समझिए, एक्स ऑफिशियो मेंबर का मतलब भारत का महान्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल जो होंगे वह पद अपने आप में क्या होगा, बार काउंसिल का सदस्य होगा। यानी कि एक सदस्य आएगा, फिर वो चला जाएगा, फिर दूसरा आएगा, शाश्वत उत्तराधिकार की तरह। जब कोई नया व्यक्ति आ जाएगा तो वह उसका सदस्य बन जाएगा। तो वह पद अपने आप में क्या है, उसका मेंबर है। और निर्वाचित सदस्य वह है जो हर राज्य विधिक परिषद भेजती है। तो राज्य विधिक परिषद से जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो 2 वर्ष के लिए उनका पदावधि होगी या स्टेट बार काउंसिल का समय रहने तक। सपोज कीजिए अगर वो स्टेट बार काउंसिल में 2 वर्ष से पहले वो भंग हो जाती है या किसी कारण से उनका समय पूर्ण हो जाता है तो वह समय अवधि ही जो पहले पूरी होगी वह रहेगी। इतनी चर्चा हमने अपनी पिछली क्लास में की थी। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय विधिक परिषद की विधिक स्थिति। आपके छोटे क्वेश्चंस में इसके पूछा जा सकता है, लीगल पोजीशन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय विधिक परिषद की विधिक स्थिति क्या है। तो एडवोकेट एक्ट 1961 का सेक्शन 5 हमें इसकी लीगल पोजीशन के बारे में बताता है। भारतीय विधिक परिषद एक शाश्वत उत्तराधिकार वाली संस्था होगी जिसकी अपने आप में एक सामान्य मुद्रा होगी, जिसे मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रकार की संपत्ति को अर्जित और धारण करने का अधिकार होगा, संविदा करने की शक्ति होगी और वह अपने नाम से वाद ला सकेगी या उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा। सार रूप में इन सारी बातों को हम एक एक पॉइंट में चर्चा करेंगे। एडवोकेट एक्ट 1961 सेक्शन 5 भारतीय विधिक परिषद बार काउंसिल ऑफ इंडिया की लीगल पोजीशन के बारे में बताता है। ये बताता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाली निगमित निकाय होगी।
जिसे मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी को धारण करने, संविदा करने की शक्ति होगी, और जिस नाम से वह ज्ञात है वह उस नाम से क्या कर सकेगी, वाद ला सकेगी और उस पर वाद लाया जा सकेगा। जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं वह कंपनी लॉ पढ़कर आए हैं, उनको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कि हमने कंपनी लॉ जब उन्होंने पढ़ी वहाँ पर भी शाश्वत उत्तराधिकार यानी कि कंपनी का अस्तित्व सदस्यों के अस्तित्व पर निर्भर नहीं करता, सदस्य आते रहते हैं और जाते रहते हैं, कंपनी बनी रहती है। वही पोजीशन यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बताई गई है। सबसे पहले हम बात करें तो शाश्वत उत्तराधिकार। बार काउंसिल ऑफ इंडिया शाश्वत उत्तराधिकार होगा। इसका अर्थ है कि भारतीय विधिक परिषद के सदस्य आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन परिषद का अस्तित्व बना रहेगा और किसी समय सदस्यों के न चुने जाने या सदस्यों की संख्या कम होने पर इसके अस्तित्व को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस की बात करें, विद्यार्थियों को तो उनको ज़्यादा समझ में आएगी कि ब्रिटेन की हम जब बात करते हैं कि राजा मर गया राजा चिर आयु हो, एक पॉलिटिकल साइंस वाले बड़े आसानी से समझ जाएंगे। एक लाइन है कि राजा मर गया राजा चिरायु हो। तो राजा मर गया ये शब्द जो है वो भौतिक स्वरूप को प्रकट करता है और राजा चिरायु हो वो उसके पद को कहता है। यानी कि एक राजा आया चला गया, फिर दूसरा आया चला गया, लेकिन जो ब्रिटिश क्राउन की स्थिति है वो राजा का जो पद है वो निरंतर रूप से बना रहेगा, यानी कि वो शाश्वत है, परपेचुअल है। वही बात यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कह रहा है कि इसके सदस्य आते रहेंगे जाते रहेंगे, इसके सदस्य न होने या सदस्यों की संख्या कम होने पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये एक शाश्वत उत्तराधिकार वाली संस्था है। फिर कहता है कि इसकी एक जनरल सील होगी। इसके लीगल पोजीशन के सेकंड पॉइंट हम बात करें कि इसकी एक सामान्य मुद्रा होगी। इसका अर्थ यह है कि भारतीय विधिक परिषद अपने एक सील रखेगी और जिसके लगने पर ही वह अपने कार्यों और संविदा से बाध्य होगी। एक जनरल सील होगी, यानी कि जब कोई व्यक्ति उस पर साइन करेगा, साइन करने के बाद सील लगने पर यह माना जाएगा कि भारतीय विधिक परिषद अब अपने उन कार्यों के लिए या संविदाओं के लिए बाध्य है। जब तक सील नहीं लगेगी, जनरल सील नहीं लगेगी, सामान्य मुद्रा नहीं लगेगी, वह अपने कार्यों के लिए लायबल नहीं होगी। हम ज़्यादातर देखते हैं कोई भी अधिकारी होता है वो साइन कर देता है, जब तक उस पर नीचे सील नहीं लगती है वह पद उसके लिए उत्तरदायी नहीं होता केवल साइन से। ठीक उसी प्रकार से ये कहता है कि अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपने किसी कार्य के लिए, संविदा के लिए अगर लायबल ठहराना है, उत्तरदायी ठहराना है, तो ये आवश्यक है कि उसके नाम की सील उस कार्य पर लगी हुई होनी चाहिए। बात नंबर 3 जब हम बात करेंगे पृथक संपत्ति, भारतीय विधिक परिषद अपने नाम से सेपरेट मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को धारण कर सकेगी। अर्थात परिषद अपने नाम से जो भी संपत्ति खरीदेगी वह स्वयं उसकी स्वामी होगी। कौन स्वामी होगा? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उसका स्वामी नहीं होगा। जो प्रॉपर्टी उसके नाम से खरीदी जाएगी उसका मालिकाना हक बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास होगा। फिर वही बात, आज एक अध्यक्ष है कल दूसरा हो जाएगा, सदस्य है आज कोई है कल है, तो वो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इंडिविजुअल कैपेसिटी में खरीदी गई है, तो वह उसकी क्या होगी? स्वामिनी होगी। फिर फोर्थ पॉइंट कहता है कि उसे संविदा करने की, कॉन्ट्रैक्ट करने की क्या होगी? पावर होगी, पावर टू कॉन्ट्रैक्ट। भारतीय विधिक परिषद अपने स्वयं के नाम से संविदा कर सकेगी। परिषद तब ही किसी संविदा के लिए बाध्य होगी जब संविदा परिषद के नाम से की गई हो, न कि किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के नाम से। अगर आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया को किसी संविदा के लिए उत्तरदायी ठहराना है तो यह आवश्यक है कि वह संविदा जो की गई है वह संविदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से की गई है। अगर वह संविदा किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य पदाधिकारी की व्यक्तिगत हैसियत से, पर्सनल कैपेसिटी में की गई है, तो उसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया जिम्मेवार नहीं होगा, उसका उत्तरदायित्व नहीं बनेगा। संविदा करने की शक्ति बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास है, वो तभी होगी जब उसके नाम से की गई हो। और लास्ट हम बात कर रहे हैं कैपेसिटी टू स्यू फॉर द प्रॉपर्टी, वाद योग्यता। क्या कह रहा है कि भारतीय विधिक परिषद अपने नाम से बाहरी व्यक्ति पर वाद दायर कर सकेगी और बाहरी व्यक्ति भी विधिक
परिषद पे वाद ला सकेगा। उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट है कि भारतीय विधिक परिषद कंपनी की तरह एक निगमित निकाय है। इस प्रकार आज की क्लास में हमने लीगल पोजीशन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऊपर चर्चा की। सेक्शन 5 में जो बातें कही गई थी उनको हमने पॉइंटवार बिंदुवार चर्चा की। शाश्वत उत्तराधिकार, सामान्य मुद्रा, पृथक संपत्ति, संविदा करने की शक्ति और वाद योग्यता, इन 5 बिंदुओं के माध्यम से हमने भारतीय विधिक परिषद की विधिक स्थिति पर अपनी चर्चा की। अगले बिंदु पर हम नई क्लास पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।